लर्न टू इन्वेस्ट के सेक्टर स्पेशल सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं मल्टीपल सीरीज अपने चैनल पे चला रहा हूं। लर्न टू ट्रेड मैंने रिकॉर्ड किया था, लर्न टू इन्वेस्ट मैंने रिकॉर्ड किया था और अभी मैं सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये तीसरा नंबर वीडियो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड नंबर पार्ट है उस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, लास्ट टाइम हमने बात की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में क्या क्या प्लेयर्स होते हैं। बेसिक हमने डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्यों बात करनी चाहिए इसके बारे में हमने चर्चा किया था और एक बेसिक आपको एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन दिया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपने नहीं देखा था तो वो वीडियो पहले देखिएगा, बिकॉज वो वीडियो देखेंगे तभी आप इलेक्ट्रिक वीडियो का जो मैं नेक्स्ट डिस्कशन कर रहा हूँ इसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात, आप लोग में से कई लोग हैं जो वीडियो देखते ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल के। तो मेरे चैनल में सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा लगता नहीं है, खाली आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है एंड देन यू बिकम पार्ट ऑफ माय चैनल। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब को पता लग जाता है कि मेरा चैनल इंपॉर्टेंट है, तो वो सबको फिर सजेस्ट करता है। तो मैं आपसे रिकमेंडेशन दूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको मेरी लर्निंग्स पसंद आ रही है तो। चलिए सेकंड पार्ट में लगते हैं। थोड़ा आज गले में प्रॉब्लम है तो स्लो जाएंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है व्हीकल मैन्युफैक्चरर। हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था 2 व्हीलर 3 व्हीलर का। आज हम लोग 4 व्हीलर और गुड्स कैरियर पे चर्चा करेंगे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के अंदर में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो दैट एंड लेजिस्लेटिव चेंजेस, बिकॉज अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के अराउंड में काफ़ी लॉज भी हैं, तो उसके बारे में भी समझना जरूरी है। और कई कंपनीज है जो हर इकोसिस्टम के पार्ट पे कुछ ना कुछ एक योगदान दे रही है। तो जब आप पूरा इकोसिस्टम समझते हैं तो सब कंपनी का योगदान को आप और बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो आज की इंडस्ट्रीज कवरेज में हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर कर रहे हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ये स्लाइड आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि टोटल में तकरीबन 11,60,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसमें से 35% 2 व्हीलर है, 61% इज 3 व्हीलर्स, 3% खाली 4 व्हीलर है और 1% खाली ट्रक्स और हेवी गुड्स व्हीकल है। तो 4 व्हीलर जिसकी एक तरीके से हाइप हो रखी है अभी और सब कोई बात कर रहे हैं कि 4 व्हीलर के अंदर में रेवोल्यूशन आ रहा है और बहुत सारे 4 व्हीलर कंपनीज आ रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रही है। तो वैसे सही तो है बात, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइप किसकी हो रही है? टाटा मोटर, जो कि लीडर है इस डोमेन के अंदर में आज की डेट में। तो इस सेगमेंट के अंदर में अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली है, क्योंकि ज़्यादातर 4 व्हीलर जो चलाते हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि महंगा है उसको अडेप्ट करने की पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट इसमें चैलेंजेस भी कई है। तो ये आप इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या क्या है 4 व्हीलर सेगमेंट के लिए। तो ये सेगमेंट वैसे लो पेनिट्रेशन है अभी आज के रेट में और लिमिटेड मॉडल्स है, तो कॉन्टीन्यूसली इसमें इनोवेशन चल रहा है, नई नई कंपनीज इमर्ज हो रही है, एग्जिस्टिंग कंपनीज भी नए नए मॉडल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड तो है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा और कई मैन्युफैक्चरर जो है वो नए नए मॉडल निकाले। इनफैक्ट टाटा मोटर ने, जो कि आज के रेट में एक लीडर है, उसने ऑलरेडी 3 मॉडल निकाल चुके हैं और 10 और मॉडल की तैयारी कर रही है FY 26 तक। और ये काम करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन पैसे भी रेज कर लिए इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। तो टाटा मोटर के लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग पाथ नज़र आ रहा है कि अगर ईवी ग्रो करेगा इंडिया में, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 2030 तक, तो डेफिनेटली ग्रोथ पाथ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है। तो टाटा मोटर जो कि एक लीडर है वो यहाँ से डेफिनेटली इसके अंदर में काम कर। इनफैक्ट टाटा मोटर में जितना मुझे याद है 20,000 गाड़ियाँ इस साल टाटा मोटर ने बेची है। वैसे नंबर छोटा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे अब इसकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे नीड बढ़ेगी, वैसे वैसे टाटा मोटर जो है वो इसका बेनिफिशियरी होगा। प्रॉब्लम जो मैंने कहा ना कि ये सेगमेंट में हमको अपॉर्चुनिटी तो बहुत दिखती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस जो है वो एक प्रॉब्लम है। मैं इनफैक्ट चेक कर रहा था गाड़ी का प्राइस का डिफरेंस, ये जो नेक्सॉन है इसी के प्राइस का मैं डिफरेंस देख रहा था। तो ईवी तकरीबन आई थिंक 14-15 लाख की है और नॉर्मल गाड़ी जो है वो 7-8 लाख की है। तो एक्चुअली डबल का प्राइस डिफरेंस है और इंडियन मार्केट जो है ना वो थोड़ा प्राइस सेंसिटिव है। तो जब तक ये प्राइस डिफरेंस कम नहीं होता है, इंडियन कंज्यूमर इसको होल हार्टेडली इसको अडॉप्ट नहीं करेगा। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से कांस्टेंट
एक इम्पेटस है कि कॉस्ट कम हो जाए, टैक्स एडवांटेजेस गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जो बॉटलनेक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है एंसिलरीज। तो ये जब मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में, मेरी टीम मुझे काफ़ी हेल्प की इसमें स्टडी के अंदर में, तो पता लगा कि एंसिलरीज जो है ना, इंडिया में इतना बड़ा अभी तक एंसिलरी हब बना नहीं है ईवी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है जब हम ईवी गाड़ी के एंसिलरीज की बात करते हैं। और चाइना जो कि मैन्युफैक्चरिंग लीडर है दुनिया भर का, वहाँ से सबसे ज़्यादा ईवी कंपोनेंट्स आते हैं आज भी। इन्होंने एक्चुअली बहुत स्मार्टली ये काम किया, कई सालों से लगे, और इन्होंने एक डोमिनेंस रख दिया दुनिया भर के अंदर में कि अगर ईवी को लेके आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको चाइना जाके खरीदना ही पड़ेगा। तो वो डोमिनेंस काफ़ी महंगा साबित होता है, स्पेशली जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है ना, तो सडनली सब चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो जब इंपोर्ट करते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, तो जिसके कारण फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ बन रहा है उसके दाम बढ़ गए। तो दाम अगर बढ़ेंगे और पेट्रोल गाड़ियाँ या डीजल गाड़ियों के दाम अगर नहीं बढ़ रहे हैं उतना, तो वो जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो वो एक इंसेंटिव नहीं है लोगों को ईवी अडॉप्ट करने में। तो इंडिया में एंसिलरीज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ऑटो एंसिलरी कंपनीज इस डोमेन पे काम कर रही हैं, बट अभी भी डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज स्पेशली चाइना इज़ वेरी हाई। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसमें चाइना का ज़बरदस्त डोमिनेंस है, जैसे ड्राइव ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग्स, इलेक्ट्रिकल इंटीरियर्स, इंजन कंपोनेंट्स, ये सारे जो है अभी तक इंडिया के अंदर में इस पे एंसिलरीज ने उतना अच्छा काम नहीं किया है। काम चल रहा है पर थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर में। सो बेसिकली बॉटलनेक यही है। तो डेवलपमेंट ऑफ लोकल एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग हब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी ऑटो एंसिलरी कंपनी अगर ईवी स्पेसिफिक एक्सपेंशन कर रही है या एक प्लान बता रही है, उस पर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज़ नॉट गुड। और इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो जो भी कंपनी इस पे लीड लेके आगे बढ़ेगी उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो मैन्युफैक्चरर का नाम अगर लूँ तो की प्लेयर्स है टाटा मोटर, ओलेक्ट्रा, महिंद्रा की गाड़ी आपको याद होगी, एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी। एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा जाए ना तो सबसे पहले महिंद्रा ने लॉन्च किया था। एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, उसको खरीद लिया था, अब उसका नाम हो गया महिंद्रा इलेक्ट्रिक, राइट। तो ज़्यादातर वो छोटी गाड़ी होती है, वो गुड्स एंड पार्ट्स के अंदर भी यूज़ होती है, बट बहुत बड़ा प्लेयर है महिंद्रा। और एमजी जो कि है यूरोपियन ब्रांड बट ओन्ड बाय अगेन अ चाइनीज़ कंपनी। तो एमजी के अंदर में भी इलेक्ट्रिक का अच्छा एक बेस है, बट लार्जली 80% मार्केट शेयर आज भी टाटा मोटर का है। और मुझे लग रहा है टाटा मोटर का डोमिनेंस इसमें कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वो टेक भी समझते हैं, वो सप्लाई चेन भी समझते हैं, और जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये पूरे इकोसिस्टम का, उसमें टाटा पावर तो लगा हुआ ही है। तो वो मैं इसके बाद वाले सेक्शन में डिस्कस करूँगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो पैसेंजर व्हीकल के अंदर में अब थोड़ा स्टेट वाइज अगर देखें तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ था जब मैंने डेटा देखा था कि बंगाल जो है वो लीड कर रहा है इसके अंदर में नंबर ऑफ कार्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ। उसके बाद है तमिलनाडु, लगता है सेंसिबल लोग यहीं पर ही है। उसके बाद है दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, यूपी। तो ये सारे स्टेट्स लोगों ने अडॉप्ट किया ईवी को, और अच्छा खासा इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं बट अच्छा खासा इसके अंदर में एक नंबर आ गया है ये सारे स्टेट्स में। और अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो कमर्शियल व्हीकल मतलब क्या हुआ, ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है ना ईवी वाली, जो माल उठाती है, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी वाली। तो बड़ी तो देखिए अभी समय लग रहा है बड़ी गाड़ियों को ईवी बनने में, बट एटलीस्ट वो जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है मालगाड़ी, वो कन्वर्ट हो रही है। तो काइनेटिक ग्रीन, पीएमआई इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर, जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, ये सारी कंपनीज है जिन्होंने कमर्शियल के अंदर में अच्छा काम किया। और पैसेंजर के अंदर में जैसा कि मैं कह रहा था, टाटा मोटर ऑलमोस्ट 85% मार्केट शेयर है। ऑल्दो गाड़ी इन्होंने खाली 20,000 बेची है, बट आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कोप लेके बैठे इस पर्टिकुलर डोमेन में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसे कितने कमिट हो रहे हैं, बिकॉज फाइनली ईवी इकोसिस्टम को अगर डेवलप होना है, 2030 तक बड़ा होना है, तो पैसा कितना जा रहा है इस इकोसिस्टम में। तो अमाउंट, अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे, नीति आयोग की रिपोर्ट भी है, डेलोइट की रिपोर्ट भी है, सबकी रिपोर्ट्स पढ़ के एक फिगर नज़र आया कि तकरीबन 48,000 करोड़ कमिट ऑलरेडी हो चुका है ईवी इकोसिस्टम में। और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट किया है टाटा मोटर ने, उसके बाद महिंद्रा। ओला इलेक्ट्रिक, आपको आपने सुना ही होगा ओला कितना कुछ करना चाह रहा है,
हड़बड़ी में है वो लोग। तो टू व्हीलर के अंदर में काफ़ी अच्छा वो लोग एफर्ट मार रहे हैं। सिंपल एनर्जी, ओमेगा, कई इसमें से अनलिस्टेड है। सो लिस्टेड के अंदर में अगर आपको प्ले करना है तो बेस्ट प्ले आज की डेट में मुझे जो लग रहा है वो टाटा मोटर ही है और महिंद्रा टू सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज महिंद्रा इलेक्ट्रिक के अंदर में महिंद्रा एंड महिंद्रा का थोड़ा स्टेक है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। सो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आपको याद रखना होगा कि क्यों एक तरह का बॉटल नेक भी। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करें, खैर मेरा काम वही है कि मैं दोनों ही बात करूंगा। तो थोड़े लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इंडिया में ना ये व्हीकल ओनरशिप का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। हम खाली 22 कार ओन करते हैं 1000 इंडिविजुअल्स के बीच, वेरएज यूएस और यूके के अंदर में देखिए 980 और 850, मतलब ऑलमोस्ट हर वहाँ पे पॉपुलेशन जो है एक गाड़ी ओन करता है और हम लोग 22 लोग ही 1000 में से जो गाड़ी ओन करते हैं। तो और प्लस हम लोग बहुत ही एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव लोग हैं। तो जहाँ पर 50,000 रुपये बच जाएगा और हम लोग मार्किंग कर लेंगे कि पेट्रोल चलाएंगे तो इतना एवरेज, ईवी चलाएंगे तो इतनी एवरेज, तो नेट में अगर घर में लाख रुपए भी बचता है और 10 साल के पीरियड में तो हम तो पेट्रोल ही लेंगे। तो वो एक प्राइस सेंसिटिवनेस तो है इंडियन कस्टमर की बहुत हाई है। प्लस जगह कहाँ है, रास्ते कहाँ हैं। अभी आप शहर में अगर ट्रैवल करते हैं तो जाम में फंसे रह जाते हैं, बिकॉज है तो इतने से रास्ते। तो बड़े बड़े शहर की और बात है, वहाँ पर रास्ते बहुत है, बट ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई है इंडिया में, गाड़ियाँ बहुत है, रास्ते बहुत कम है। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, और प्रॉब्लम क्या होता है ना, बड़ी बड़ी रोड जो है वो हाईवे पे है और जो ईवी गाड़ी चला रहा है ना उसकी हिम्मत नहीं होती है हाईवे में गाड़ी को ले गया, क्योंकि एक एंशियसनेस है, डर है कि यार गाड़ी अगर बैटरी खत्म हो गया तो वहाँ चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं आसपास में, तो चार्ज कहाँ करेंगे। तो अल्टीमेटली सिटी राइड के लिए बहुत अच्छा है, और सिटी राइड में आपको तो प्रॉब्लम है ना, पता ही ना कि रास्ते ही नहीं है। तो अडेप्टेशन जो है समहाउ टू व्हीलर का स्लो होने वाला है, इज नॉट गोइंग टू बी इन अ हरी। इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा था कि बंगाल के अंदर में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं पर सबसे कम चार्जिंग स्टेशन यहाँ है। इसका मतलब लोग जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं वो अल्टीमेटली अपने घर पे ही चार्ज कर रहे हैं। तो वो भी एक तरीका होता है चार्ज करने का, बट वो बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है, बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो पावर आपको दिया जाता है उसका कॉस्ट ऑब्वियसली अलग रहेगा, और जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पावर होता है उसका कॉस्ट अलग होता है। बट कई लोग कर रहे हैं, उनको लगता है कि फिर भी वो पेट्रोल से सस्ता पड़ता है तो घर में ही गाड़ी को चार्ज कर लो। सो ईवी का पेनिट्रेशन मुझे लगता है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इंडिया के अंदर में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का एक अलग डोमिनेंस है, नीड है, बिकॉज हमारा पर कैपिटा इनकम ऐसा है कि हमको टू व्हीलर थ्री व्हीलर जमता है। फोर व्हीलर करते 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 होगा, समय लगेगा बट होगा तो है। स्कोप ऐसा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, देखिए आवर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सबको पसंद भी नहीं आता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बट जो है सो है। तो अगर ईवी का इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे होगा ना तो वो उसका सबसे बड़ा रोल है। तो जो भी इस सेगमेंट को क्रैक करेगा, जो टाटा मोटर की गाड़ियां आपको दिखती भी होंगी रास्ते पे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बड़ी गाड़ियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो, वो डेफिनेटली इसका फायदा उठाएगा। दूसरा शेयर्ड मोबिलिटी, तो अभी तक आपने सुना ओला है, उबर है, ये सब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे ही चलती है, बट जो सेगमेंट सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक इनफैक्ट कंपनी है दिल्ली बेस्ड, ब्लू मोबिलिटी ऐसा कुछ उसका नाम है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही शेयर्ड मोबिलिटी पे काम कर रही है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स को हमेशा ट्रैक करना, अगर वहाँ पर इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा ईवी इकोसिस्टम को होगा। तो ये बहुत ही डायनामिकली ग्रोइंग इकोसिस्टम है और इसमें हर न्यूज़ के कारण एक इम्पैक्ट आएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट लीनियर स्टेबल इंडस्ट्री जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है और अब मैच्योरिटी में है। ये एक बच्चा है 10 साल का, 8 साल का, अब ये टीनेजर की तरफ जा रहा है, तो कई ऐसे एक्टिविटीज़ होंगे जिससे उसके इमोशंस में उतार चढ़ाव होंगे। तो यू हैव टू ट्रैक दिस इंडस्ट्री वेरी क्लोजली if you are invested in any of the EV companies। अब हम लोग जब अपॉर्चुनिटी निकालते हैं ना तो क्योंकि अपन शेयर बाजार वाले हैं तो अपॉर्चुनिटी हर जगह से निकालनी पड़ती है, तो अपॉर्चुनिटी भी देखना और अपने को थ्रेट भी देखना है। तो अब ईवी गाड़ी जो है, लास्ट टाइम मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, तो ईवी गाड़ी के कंपोनेंट्स बहुत होते हैं, दरवाजे भी होते हैं, बैटरी भी होती है, एक छोटे छोटे ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, ईवी का ग्रोथ होता है, कुछ के लिए ख़राब है, जैसे गियर है। आप तो गियर
पता नहीं आप यूज़ करते हैं आजकल, मैं तो ऑटोमेटिक यूज़ करता हूँ, फिर भी गियर बॉक्स तो चाहिए उसके लिए। तो जो गियर बना रहे होंगे ईवी में तो गियर का कोई रोल नहीं है, तो गियर बॉक्स की हालत ख़राब हो जाएगी। रेडिएटर नहीं चाहिए, क्लच नहीं चाहिए, इंजन पार्ट्स नहीं चाहिए। तो ये रेड वाले जितने भी है ना, ये रेड वाले बेसिकली इनकी हालत ख़राब होगी। और ये जो ग्रीन वाले हैं, ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है। ये ग्रीन वाले जो है इनको बहुत अच्छा स्कोप नज़र आएगा। तो देखिए डिस्ट्रप्शन इसी को कहते हैं ना, कि एक इंडस्ट्री के अंदर में कुछ नया हुआ, उसके कारण नए लोगों ने जो नया इंडस्ट्री को केटर करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए वो ग्रो कर गए, और जो पुराने रह गए वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से आउट हो गए। तो ये पिक्चर बहुत अच्छा पिक्चर है, आपको बता देगा कि कौन सा ऑटो एंसिलरी इवेंचुअली ग्रो करेगा, बिकॉज ईवी इकोसिस्टम में उसका ज़्यादा रेलिवेंट है जो ग्रीन है, और रेड जो है उसका लीस्ट रेलिवेंट है। तो यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है। ओके, अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अपना मोबाइल फ़ोन है तो उसको चार्ज कराते हैं अपने तो घर पे आराम से लगा देते हैं और वो चार्ज होता रहता है। अब इमेजिन कीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी को चार्ज भी तो करना पड़ेगा, तो कैसे चार्जिंग होता है? तो चार्जिंग अल्टीमेटली जैसे पेट्रोल पंप्स है, तो हर कुछ मीटर के दूर पे पेट्रोल पंप होता है, तो जो गाड़ी चलाता है उसको कंफर्ट रहता है कि पेट्रोल ख़त्म भी हो जाएगा तो आगे भरा लेंगे। तो जब तक वो कंफर्ट नहीं आएगा, मेंटल एक पीस नहीं आएगा, तब तक हमेशा ईवी का एडेप्टेशन में प्रॉब्लम रहेगा। तो ईवी गाड़ियाँ जहाँ पर डेवलप हो रही है, साथ में चार्जिंग स्टेशन का भी पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो कई कंपनीज है जो इस पर अच्छा काम कर रही है। तो अगर हम चार्जिंग स्टेशन की बात करें ना, तो दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। पहला, चार्जिंग बाय EVSE ऑपरेटर्स, मतलब जैसे पेट्रोल पंप है वैसे ही कि चार्जिंग का प्रॉपर एक स्टेशन बना हुआ है। और दूसरा बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग मतलब इमेजिन कीजिए कि इनफैक्ट बेंगलोर में एक स्टार्टअप थी, मुझे याद है मैं लास्ट टाइम गया था, तो वहाँ उन्होंने क्या कर रखा था कि ये जो चार्जर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल पावर बैंक, तो मैं कैरी नहीं करके गया। अब मैं होटल में था, मुझे लगा मैं ट्रैवल करूँगा, पावर बैंक हो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा रिसेप्शन पे एक लगा हुआ था, मल्टीपल पावर बैंक उन्होंने लगा रखा था, और वो एक स्टार्टअप थी। उन्होंने बोला एक आप ले जाओ और आप कहीं और जाओगे वहाँ पर भी हमारा होगा, वहाँ उसको डाल देना और वहाँ से चार्ज को उठा लेना। तो बेसिकली स्वैपिंग, कि आपने अपना बैटरी डाल दिया और दूसरा बैटरी सेम जो है उठा के आप ले गए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है और ईवी में, बट उसके भी चैलेंजेस है, मैं आपको बताऊंगा क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। बट ये दो तरह के ब्रॉडली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो पहले बात करते हैं EVSE, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। ये बेसिकली सीधी सी बात है कि जो पावर जनरेटर होते हैं ग्रिड्स, वो ग्रिड से बेसिकली एक इक्विपमेंट आएगा बीच में। आप मान लीजिए पेट्रोल पंप में जो रहता है ना, जिससे आप पेट्रोल भरते हैं, तो वैसा ही एक बड़ा सा इक्विपमेंट होगा जहाँ से पावर निकलेगा और वो पावर आपकी गाड़ी में डाल दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसमें जैसे AC-DC का पावर का एक क्लासिफिकेशंस होता है, तो अगर AC आ रहा है तो उसे DC में कन्वर्ट करेंगे, अगर DC आ रहा है तो वो डायरेक्टली DC गाड़ी में चला जाएगा। और गाड़ी के अंदर में जो BMS है, जो बैटरी मैनेजमेंट, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम कहा था, अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो देखना आपको, तभी आपको याद आएगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ब्रेन होता है बैटरी का, जो प्रोसेस करेगा क्या चार्ज आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये पूरा एक्सरसाइज को प्रोसेस करेगा और बैटरी को हेल्दी भी रखता है और बैटरी को एक्टिव भी रखता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्वैपिंग वाली बात है, तो ये सोल्यूशन जो है ना, ये आप मान लीजिए कि आने वाला 20-25 साल का ये बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन होगा कि मैं कहीं पर भी गया, मेरा बैटरी ख़त्म हो गया, उठाया और दूसरा चार्ज बैटरी को लगा दिया। सबसे सिंपल, सबसे इफेक्टिव। इसके आज की डेट में चैलेंजेस क्या है कि जब आप स्वैपिंग की बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। इसका मतलब जो आपने लिया और जो आपने दिया वो दोनों सेम ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सेम कंपनी, बट एटलीस्ट कैरेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए। बट आजकल ऐसा हो रहा है कि बैटरी कंपनीज जो बैटरी बना रही हैं, सबके प्रोप्राइटरी टेक है, सबका खुद का एक नॉलेज है उसके अंदर में, तो आप स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है आने वाला 5 साल, 10 साल, 15 साल में इसका भी एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, तो शॉपिंग ईजी हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, क्या हो रहा है, हर बैटरी मैन्युफैक्चरर कंपनी इवेंचुअली अपना स्वैपिंग स्टेशन बना देगी। तो अगर आपने XYZ का बैटरी ले रखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, XYZ का आपने बैटरी ले रखा है, तो थोड़ी दूर बाद आपको उसी का ही एक चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो उसका बैटरी रखिए और उसी का मेक का बैटरी आप लेके आगे बढ़ते जाइए।
सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में 3 मेजर कंपोनेंट्स हो गए, 3 मेजर प्लेयर्स हो गए। एक तो ईवी ओनर हो गया, एक बीएसएस हो गया और एक है डिस्कॉम्स जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। तो ईवी ओनर के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, टाइम नहीं वेट नहीं करना पड़ता। अब जैसे गाड़ी पेट्रोल पंप पे गई और 100 गाड़ियों की लाइन लग गई तो समय जाएगा उसमें। शॉपिंग में क्या होता है, गए शॉप किए निकल गए, तो टाइम बहुत कम हो जाता है। रेंज एंग्जाइटी कम हो जाता है। एंग्जाइटी मतलब अरे मिलेगा कि नहीं बाद में पावर, वो खत्म हो गया। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमको पेट्रोल का स्टेशन भी नहीं मिलता है कई बार, तो उस समय घबराहट हो जाती है खासकर रात को। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आपको पता है कि शॉपिंग स्टेशन सामने है और वो आजकल ऐप के थ्रू हो जाता है, तो कोई ना कोई शॉपिंग स्टेशन मैन्युफैक्चरर आएगा, उसने क्या करेगा, ऐप दे देगा ताकि आपको पता है कि एग्जैक्टली 100 मीटर के बाद में एक शॉपिंग स्टेशन है, वहाँ गए शॉप की और आगे बढ़ गए। बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है ये। और बीच में जो ये पार्टी है जो शॉपिंग स्टेशन ओन करेगा उसको भी पैसा बनेंगे, क्योंकि उसके लिए भी क्या है, कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको नहीं चाहिए टू मेंटेन, टू हैव ऑल द कार्स कम गेट चार्ज। पेट्रोल पंप के अराउंड में देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रखना पड़ता है। और वो प्लान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मुझे इतना ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनको पता है ये चार्ज हो गया तो एक बार में बंद कर दिया, राइट। तो प्लानिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स बेटर। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं जो डिस्कॉम्स है, उनके लिए तो लॉटरी है, क्योंकि जो काम पहले पेट्रोल पंप को पेट्रोल देने वाली कंपनी करती थी, जो इंडियन ऑयल हो गया, एचपीसीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई, अब वो काम जो है डिस्कॉम्स करेंगे और पैसे बनाएंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। बाय द वे अब क्या हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो लोग भी अब ईवी के अंदर में घुस रहे हैं पार्टनरशिप करके। तो कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया, जो कर सकते हैं वो खुद भी इसके अंदर में अब इन्वॉल्व हो गए। अरे एक बात मैं आपको बताना भूल गया, देखिए जो बैटरी स्वैपिंग का एक एडवांटेज ये है कि सपोज गाड़ी है, तो गाड़ी है और बैटरी ख़राब हो गई, तो स्वैप जब हो रही है तो फिर नया नया बैटरी उसमें जाता जा रहा है, तो लाइफ बहुत बढ़ जाती है गाड़ी की। तो लाइफ बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली उसका रीसेल वैल्यू भी बढ़ गया। तो ओवरऑल हो सकता है इनिशियल कॉस्ट गाड़ी का ज़्यादा हो पेट्रोल डीजल के मुकाबले, और गवर्नमेंट तो अभी कोशिश कर रही है कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों का जो एज है उसको लिमिट कर दे। आई थिंक 10 साल या 12 साल ही शायद कर दे, उसके ऊपर की गाड़ियाँ शायद अलाउ नहीं है अभी, ये मैं कंफर्म करूँगा। और आपको पता है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा ताकि मुझे नॉलेज मिल जाए इसका। बट बैटरी वाली जो ईवी गाड़ियाँ, उनकी एज बहुत हो सकती है, तो रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी मिल सकती है, तो वो आपका रिकवरी हो जाएगा कॉस्ट का। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन काम कर रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी हैं जो काम कर रहे हैं, और लिस्टेड के अंदर में अमर राजा है, उन्होंने एक चालू किया है तिरुपति के अंदर में। बाकी ओला ने काफ़ी काम किया है। सरप्राइजिंगली टाटा पावर इस पे उतना काम अभी नहीं कर रहा। हाँ, वो स्टैंड अलोन स्टेशंस बना रहे हैं, बट बैटरी स्वैपिंग के, बिकॉज वो वैसा बैटरी बैकग्राउंड नहीं है उनका, बट हाँ पावर स्टेशन मैनेज करने का बैकग्राउंड उनका बहुत अच्छा है। सो चार्जिंग स्टेशन किस किस तरह के होते हैं, तो होम चार्जिंग मतलब घर पे ही चार्ज कर लो, कियोस्क साइड चार्जिंग, कमर्शियल स्पेस चार्जिंग, पार्किंग लॉट पे चार्जिंग लगा दिया, पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो कि डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन है, तो इस पे बहुत काम हो रहा है। 2020 में 1827 चार्जिंग स्टेशन इंडिया में ओवरऑल आ गए, कम है बट ग्रो कर रहे हैं। और फेम 2 जो कि गवर्नमेंट का एक प्लान है जहाँ पर वो प्रमोट कर रही है चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशन का, उसमें 2636 स्टेशंस और आ रहे हैं। आने वाले 10 साल में बहुत चार्जिंग स्टेशन होंगे। आप कंपेयर कर लीजिए उसको पेट्रोल पंप से, तो अब घर घर आप मान लीजिए वैसे चार्जिंग स्टेशन आ जाएगा। तो गाड़ियाँ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चार्जिंग स्टेशन का डेंसिटी भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम अगर हम चार्जिंग का देखें तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। पहले सप्लाई एंड डिलीवरी, सेकंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर, थर्ड सॉफ्टवेयर और फोर्थ सर्विस। ओके, एक एक करके कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। तो सप्लाई एंड डिलीवरी मतलब पावर कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हार्डवेयर चार्ज पॉइंट मैन्युफैक्चरर, चार्ज पॉइंट इंस्टॉलर। ओके, सॉफ्टवेयर स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड एक्सेस, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्मार्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज, एनर्जी बिलिंग मैनेजमेंट। देखिए एक छोटा सा इकोसिस्टम है बट कितने पार्टीज इन्वॉल्व्ड है टू कंप्लीट दैट इकोसिस्टम। और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ईवी के अंदर में छोटे छोटे सर्विसेज बहुत हैं, तो वहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बहुत होंगे। तो कोई भी एक स्टार्टअप है या कोई भी एक कंपनी है, सपोज उसने एक्स काम कर लिया,
तो चांसेस है कि बड़ी कंपनी इसको खरीद लेगी। तो जो कंपनी M&A में इन्वॉल्व है, मतलब मर्जर्स वगैरह ज़्यादा करेगी, उनका ईवी का पूरा इकोसिस्टम का पेनिट्रेशन बहुत हाई रहेगा, तो हमेशा ट्रैक कीजिएगा कौन किसको खरीद रहा है, बिकॉज जो खरीदने वाला उसको भी बेनिफिट है और जो बेचने वाला उसको भी बेनिफिट होगा। और फाइनली सर्विसेज के अंदर में सप्लाई, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है कि इतने सारे बैटरीज होंगे, अब इनको रिसाइकिल कौन करेगा? तो कोई ना कोई प्लेयर होगा जो रिसाइकलिंग प्लांट जो लगा देगा, ताकि वो जो बैटरीज निकल रहे हैं जो कि अनऑपरेटिव रहेंगे, उनको तोड़ तोड़ के उनमें से छोटे छोटे कंपोनेंट्स निकाल के उसको रीयूज किया जा सकेगा। नहीं तो ये एक तरीके का नेचुरल हैजर्ड भी है कि अगर बैटरियां डंप कर दी गई समुंदर में या ज़मीन में गाड़ दिया गया, तो उसका एक नेचुरल प्रॉब्लम भी तो है। तो हम एक नेचुरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पोल्यूशन को, और दूसरा एक प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। सो रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरीज ओवरऑल विल बी अ ह्यूज बिजनेस इन गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना है? आपको तो ट्रैक करना है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनना है, न्यूज़ पे अलर्ट डाल दीजिए गूगल अलर्ट में, ईवी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आपको पता लग जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी सनशाइन इंडस्ट्री है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है पैसा बनाने के लिए। तो राइट स्टॉक में, राइट कंपनी में, राइट टाइम पे एंटर कर जाए, और अगर मार्केट गिरता है और वो स्टॉक्स गिरते हैं और उसमें अपने आप को और बिल्डअप करें, तो ये लॉन्ग टर्म मैसिव वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी के रूप में इमर्ज हो सकता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको कहा था ना, बंगाल में गाड़ियां सबसे ज़्यादा है बट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, और ये देखिए नाम आपको एक नज़र आ रहा है, टाटा पावर। टाटा पावर के पास में सबसे अच्छा चार्जिंग बेस है, और फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव, बाकी सब मोरलेस प्राइवेट है। EESL गवर्नमेंट की है, और एक राजस्थान इलेक्ट्रिक भी एक है, ये भी गवर्नमेंट की है। सो बेसिकली गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कि इस तरह से पब्लिक सर्विसेज को तैयार करे, चाहे वो PPP करे चाहे खुद करे, ताकि ये जो एक टारगेट है गवर्नमेंट का भी 2030 तक, इस टारगेट को एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट करे। सो EESL, जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द चार्जिंग स्टेशन इंडिया को ओन करता है। टाटा पावर जो कि बहुत एग्रेसिव आज के रेट में, ये तो एक एक कॉलोनी में जाके चार्जिंग स्टेशन अब बैठा दे रहे हैं, और REIL वो भी राजस्थान गवर्नमेंट ओन्ड है, जो काफ़ी एग्रेसिव चार्जिंग स्टेशन में लगा हुआ है। ये है दोस्तों डेटा बैंक, जहाँ से ये सारा होमवर्क हम कर रहे हैं। उसके अलावा और भी रिसर्च रिपोर्ट्स है जो हम पढ़ते रहते हैं। तो ये हो गया दूसरा नंबर वीडियो। अब तीसरा नंबर इसका आएगा, जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे और लेजिस्लेशंस। ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वीडियो मोरलेस आपको ईवी इकोसिस्टम का एक डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। और अगर आप कंपनीज की बात करें तो लिस्टेड के अंदर में देयर आर फ्यू स्पेसिफिक कंपनीज हु आर डूइंग रिमार्केबल वर्क। तो एज अ शेयर होल्डर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द चेंज एंड यू आर सीइंग दैट कंपनी लीडिंग दैट चेंज। तो ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए भी कि हम उस चेंज का पार्ट बने। और स्टॉक प्राइस तो देखिए ऐसा है कि मार्केट हीटेड रहता है तो महंगे हो जाते हैं, मार्केट जब करेक्ट होता है तो वही स्टॉक आपको अच्छे भाव में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ये इकोसिस्टम पूरा पता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस स्टॉक में किस प्राइस पे आपको एंटर करना है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो भी देखने के लिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखे, तो कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। स्पेशली ये जो ईवी का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, पहला वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूंगा, पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा आने वाला है, ये तीनों को तो शेयर करना ही है, ताकि सिंपल लैंग्वेज में ईवी को समझाने का जो काम कर रहा हूँ ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।